बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ENG 201 का लेसन नंबर 14 करते हैं। आज के जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग बिजनेस मैसेजेस को रिवाइज करने की बात करेंगे। बिजनेस मैसेजेस को कंपोज करने की ये हमारी सबसे आखिरी और तीसरी स्टेज है। आप लोगों ने बिजनेस मैसेजेस को रिवाइज कैसे करना होता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आगे जितने भी आप लोगों के स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर लाजमी कीजिएगा। अच्छा, हम लोग चलते हैं। इसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि आपने अपने मैसेज को एडिट करना होता है। एक तो कंटेंट देखना होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक आप लोगों ने ये बात करनी होती है। पहले ही पैराग्राफ में आप लोगों ने मेन आइडिया बताना होता है और मिड में आप लोगों ने कुछ की फीचर्स वगैरह बताने होते हैं। ये हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके थे। और हमने स्टाइल एंड रीडेबिलिटी की भी बात की थी कि आपका स्टाइल किस तरह का होना चाहिए। यू एटीट्यूड के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना होता है। आपने जो भी आप बात कर रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो भी आप लोगों की फ्रेजेस हैं उसमें दरमियान जो भी रिलेशनशिप उसको आप लोगों ने क्लैरिफाई करना होता है। अनफेमिलियर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना होता। मैकेनिक्स एंड फॉर्मेट का आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। और जहाँ पे आप लोग एब्रिविएशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे आप लोग एक दफ़ा उनको स्पेल आउट भी कर दें। अब हम लोग आगे जाते हैं कि आपने सबसे पहले अपने कंटेंट और ऑर्गेनाइजेशन को इवेल्युएट करना होता है। जब आप लोग एक मैसेज लिख लेते हैं तो उसके 1 से 2 दिन के बाद आप अपने मैसेज को दोबारा से देखें कि उसकी कंटेंट और ऑर्गेनाइजेशन ठीक है या नहीं है। आपने जो भी जनरल और जो भी स्पेसिफिक बातें कही थी उनके दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए। आपने जो कुछ भी प्रोवाइड किया क्या वो आप लोगों के मेन पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं। जो आप लोगों ने फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह लिखे थे, नंबरिंग वगैरह लिखी थी, कैलकुलेशंस अगर थी, उनको दोबारा से आप लोग डबल चेक कर लें। इस तरह से क्या होगा कि आप अपने कंटेंट और ऑर्गेनाइजेशन को इवैल्यूएट कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि अपने स्टाइल और रीडेबिलिटी को आप लोग रिव्यू करें। अपने स्टाइल को और रीडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगला बंदा आपके मैसेज को अच्छे से रीड कर सके। रीडेबिलिटी डिपेंड करती है आपकी वर्ड चॉइस के ऊपर। आपके लफ्ज़ों की चॉइस क्या है, आपके सेंटेंस की लेंथ क्या है, आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है और फिजिकल अपीयरेंस क्या है। इन सारी चीज़ों के ऊपर रीडेबिलिटी डिपेंड करती है। ये जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी उतना ही ज़्यादा आपका मैसेज रीडेबल होगा, आसानी से पढ़ा जाने वाला होगा। उसके बाद आपने अपनी वर्ड चॉइस पे को पहले तो एक्सेस करना होता है। मैंने ये बताया ना कि रीडेबिलिटी में आपने क्या करना होता है कि वर्ड चॉइस को देखना होता है, सेंटेंस लेंथ को देखना होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर और फिजिकल अपीयरेंस को देखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड चॉइस की तरफ आते हैं। जब भी आप लोग लफ्ज़ों का चुनाव कर रहे हैं तो अपने 2 बातों का ख्याल रखना होता है, करेक्टनेस का और अफेक्टिवनेस का। यानी कि एक तो ये है कि आपके लफ्ज़ करेक्ट होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, और दूसरा ये कि वो अफेक्टिव होने चाहिए, ठीक है, फजूल नहीं होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद प्लेन इंग्लिश की हम लोग बात करते हैं। प्लेन इंग्लिश वो होती है जो कि स्पोकन इंग्लिश होती है, जो कि आप रोज़मर्रा अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जो ज़्यादा ईजीली अंडरस्टूड होती है, आप लोग उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद जब अपने लफ्ज़ों का ख्याल रखना है तो अपने फंक्शनल और कंटेंट वर्ड्स का भी इस्तेमाल करना है। फंक्शनल वर्ड्स कौन से होते हैं? फंक्शनल वर्ड्स में आ जाते हैं आपके कंजंक्शंस आ जाते हैं। यानी कि कंटेंट वर्ड्स वो होते हैं जो कि आप लोगों के सेंटेंस के अंदर मौजूद मेन बातों को पहुंचा रहे होते हैं। वर्ब, नाउन, ये जो होता है ना, ये कंटेंट वर्ड होते हैं। ये अगर ना हो तो सेंटेंस बिल्कुल अधूरा है, इसके बगैर तो आप लोग लिख ही नहीं ना सकते। फंक्शनल वर्ड्स वो होते हैं जो कि हर सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। आप वर्ड नाउन को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे इज, एम, आर हो गया, ठीक है, या प्रीपोजिशंस हो गई, इज, ऑन, एट, ठीक है। उसके बाद कंजक्शंस, बट, बिकॉज वगैरह, प्रोनाउंस ही, शी, इट, ये फंक्शनल वर्ड्स होते हैं। तो फंक्शनल वर्ड्स जो भी आप लोगों के हैं वो कंटेंट वर्ड्स के दरमियान एक रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हों, ठीक है, ये भी जरूरी होता है। उसके बाद आप लोगों ने वर्ड चॉइस के अंदर कॉनोटेशन एंड डेनोटेशंस का अपने ख्याल रखना होता है। इसका क्या मतलब होता है? डेनोटेशन का मतलब जो है ना, लफ्ज निकला है डेनोटेटिव से। जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं ना, फंक्शनल वर्ड्स नहीं, कंटेंट वर्ड्स होते हैं जो कि डेनोटेटिव भी हो सकते हैं और उनकी कॉनोटेटिव मीनिंग भी होते हैं। ये आप लोगों ने बात ख्याल याद रखनी है हमेशा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कंटेंट वर्ड्स बोलते हैं जो हमारे वर्ब होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। तो हमेशा मीनिंग्स तो वर्ब्स के ही होते हैं ना। डिक्शनरी में भी जो लफ्ज होते हैं ज्यादातर वर्ब भी होते हैं, हम लोग वर्ब्स ही याद कर रहे होते हैं। तो कंटेंट वर्ड के
एक होता है डेनोटेटिव मीनिंग, यानी कि एग्जैक्ट वही मीनिंग होता है जो कि डिक्शनरी में यूज हुआ हुआ होता है और हर बंदे के माइंड में सेम ही मीनिंग रहता है उस लफ्ज का। कॉनोटेटिव जो मीनिंग होता है ना, वो होता है एसोसिएटिव मीनिंग, यानी कि यूं समझ ले कि ढका छुपा वो लफ्ज होता है, वो मेन मीनिंग नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कुछ लफ्जों के साथ मुहावरतन कुछ हम मानी जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो वो उसके एक कॉनोटेटिव मीनिंग होते हैं। उसके बाद आपने वर्ड चॉइस के दौरान एब्स्ट्रैक्शन और कंक्रीटनेस का ख्याल रखना है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड वो होते हैं जो कि टेंजिबल नहीं होते। देखिए ना, ब्रिक है, ईंट, आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं। तो ईंट क्या है आपका, वो टेंजिबल वर्ड है, ठीक है। वो एक कंक्रीट वर्ड है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड वो होता है जिसको आप लोग अपने सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं कर सकते। जितना ज्यादा आप एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे उतने ही ज्यादा आप टेंजिबल चीजों से दूर होते जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड में आ जाता है सोचना, ठीक है। ये एक ऐसा लफ्ज है आप इसको परसीव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, आप लोग उसको अपने 5 सेंसेस के थ्रू महसूस नहीं कर सकते। तो ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स होते हैं। उसके बाद आपने लफ्जों का चुनाव करते हुए ये देखना है कि वर्ड्स वो होने चाहिए जो कि कम्युनिकेट करते हो। आपने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। वर्ब और नाउन ये दोनों चीजें ज्यादा कंक्रीट होते हैं एज कंपेयर टू एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। ये आप लोगों के एमसीक्यूज भी आता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें। वीक वर्ड्स आप लोगों ने यूज नहीं करने, यानी कि कोई बिजनेसमैन है, वो बहुत ज्यादा अमीर है, तो आप लोग उसके लिए टाइकॉन का वर्ड इस्तेमाल करें। एक बिजनेस है जो कि प्रॉस्पेरिटी की तरफ, खुशहाली की तरफ जा रहा है, तो आप लोग उसके लिए बूम का लफ्ज इस्तेमाल करें। बिजनेस में अगर बुरा वक्त आ गया तो आप लोग उसके लिए स्लम्प का वर्ड इस्तेमाल करें। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड होते हैं। ये टेबल ही अपने याद कर लेना, आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है। एक और बात जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना होता है वर्ड चॉइस के अंदर, कि आप लोगों ने फैमिलियर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। फैमिलियर वर्ड्स वो जो कि आप लोगों के रीडर को भी पता होने चाहिए। कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं ना जो कि आप लोगों को यकीन होता है कि हर किसी को ये लफ्ज पता ही होंगे, वो वाले जो लफ्ज होते हैं वो ज्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं। वर्ड आपके लिए भी जो फैमिलियर होने चाहिए और आपके रीडर के लिए भी फैमिलियर होने चाहिए। अनफैमिलियर वर्ड्स का आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो लफ्ज आपको फैमिलियर लग रहा हो आपके रीडर को ना लग रहा हो, ठीक है। खैर, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है एज सर्टन, ठीक है, ये एक अनफेमिलियर वर्ड है। आप इसके लिए फैमिलियर वर्ड इस्तेमाल करें। फाइंड आउट, लर्न, सीखना, ढूंढना, जांच परख करना, इनको भी हम लोग असर्टन बोलते हैं। उसके बाद कंज्यूमेट, इसका फैमिलियर वर्ड होता है क्लोज, ब्रिंग अबाउट। पर यूज, इसके लिए फैमिलियर वर्ड होता है रीड, स्टडी। तो ये टेबल भी आप लोगों ने याद कर लेना है। एक और जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना था वर्ड चॉइस के अंदर, आप लोगों ने शॉर्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। शॉर्ट वर्ड ज्यादा विविड होते हैं, ज्यादा वाजिया होते हैं एज कम्पेयर टू द लॉन्ग वन। उसके बाद आप लोगों ने जो कैमोफ्लाज वर्ड्स होते हैं उनका भी आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। कैमोफ्लाज वर्ब वो होते हैं कि आप वर्ब को नाउन और एडजेक्टिव्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इससे आपकी राइटिंग वीक हो जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वर्ड होता है इंटरटेन। इंटरटेन करना उसको बोलते हैं ना, किसी को खुश करना या किसी को प्लेयर देना। अब उसके बाद अगर इंटरटेन के साथ अगर आप लोग MENT लगा देते तो वो क्या बन जाएगा, इंटरटेनमेंट। तो ये क्या होगा, आपका जो वर्ब है वो कैमोफ्लाज हो गया। कैमोफ्लाज केस में होगा इंटरटेनमेंट क्या है, वो वर्ब नहीं है, वो एक नाउन बन जाता है। इंटरटेनमेंट ये चीज है ना, ये फिर नाउन बन जाता है। इंटरटेन करना वो वर्ब था, आपने उसको कैमोफ्लाज करके किस में कन्वर्ट कर दिया, नाउन में आप लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो आप लोगों ने कैमोफ्लाज वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, आप लोगों ने वर्ब्स का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने जो भी आपकी लिख रहे हैं मैसेज, अपने बायस फ्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, यानी कि तासुबाना सोच उसके अंदर नहीं झलकनी चाहिए। अब बायसेस मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ये आप लोगों के शॉर्ट में भी आते हैं और आप लोगों के एमसीक्यूज में भी आते हैं। बायसेस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एक होते हैं कल्चरल बायसेस, यानी कि आप कल्चर के हिसाब से कोई लफ्ज लगा लेते हैं किसी मखसूस कल्चर के साथ।
जेंडर बायसेस यानी कि जेंडर की बेस पे आपको एक मखसूस लफ्ज किसी बंदे के साथ आप लोग अटैच कर देते हैं। उसके बाद नस्ली तौर पे भी यानी कि रेशियल बायसेस होते हैं, एथनिक बायसेस होते हैं, इलाकाई यानी कि तासुबाना लफ्ज आप लोग इस्तेमाल कर देते हैं। इलाकाई लफ्ज या नस्ली इम्तियाज के जो लफ्ज होते हैं वो नहीं आप लोगों ने इस्तेमाल करने, जैसे ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, ये नहीं आपने इस्तेमाल करना। उसके बाद डिसेबिलिटी बायस यानी कि अगर कोई माजूर है तो उसकी माजूरी को आप लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। मैन काइंड अगर आप लोग बोलते हैं तो ये एक जेंडर बायस है। मैन जेंडर होती है ना, आप लोगों ने ऐसे नहीं बात करनी, आपने बात करनी है जिसमें मैन या विमेन इनको अपने ये इनके दरमियान एक तफरीक नहीं नजर आनी चाहिए। तो मैन काइंड के बजाय आप ह्यूमन काइंड का लफ्ज इस्तेमाल करें। मैन मेड मर्द की बनाई हुई चीज ये अपने नहीं इस्तेमाल करनी, आप आर्टिफिशियल या सिंथेटिक का लफ्ज इस्तेमाल करें। मैन पावर की बजाय आप वर्क फोर्स या ह्यूमन एनर्जी का लफ्ज इस्तेमाल करें। उसके बाद रेशियल और एथनिक बायस की बात करते हैं, यानी कि नस्ली या इलाकाई बुनियाद पे जो तासुबाना लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे डिसएडवांटेज सिंधी पीपल, महरूम सिंधी बच्चे, ठीक है। अब ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। अब आप क्या कर रहे हैं, आप सिंध के बच्चों के पे वो उनके साथ आप लोग लेबल लगा रहे हैं। तो आप लोगों ने बोलना क्या है, चिल्ड्रन फ्रॉम लोअर इनकम फैमिलीज, लोअर इनकम फैमिलीज के बच्चे। उसके बाद अगर आप लोग ये कहते हैं अली इज अनयूजुअली टॉल पंजाबी, अली बहुत लंबा पंजाबी है, तो ये भी क्या, ये एक एथनिक बायस है, इलाकाई बेस पे आप लोगों ने कर दी ना। तो अली इज टॉल, जस्ट ये आप लोग लिखें। डिसएबिलिटी बायस भी होते हैं, यानी कि क्रिपल्ड वर्कर्स फेस मैनी बैरियर्स ऑन द जॉब, यानी कि जो लूले लंगड़े हजरात होते हैं उनको जॉब में बहुत सारे रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों ने ऐसे क्रिपल्ड लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना। प्रेफरेबल ये है कि आप यूं लिखें कि वो वाले वर्कर्स जिनकी कोई फिजिकल डिसएबिलिटीज होती हैं उनको जॉब में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आप लोगों ने डिसएबिलिटी बायस को इस तरह से अवॉइड करना है। ये तो हम लोगों ने बात की थी कि आप लोग जो है ना रिवाइज कर लेते हैं एक दफा, फिर आप लोगों ने अपने मैसेज को रीराइट करना होता है। जब आप लोग अपने मैसेज को एडिट कर लेते हैं तो आप लोग दोबारा से उसके पैसेजेस को दोबारा लिखें, सेंटेंसेस को देखें, इवन के पूरे सेक्शन को आप दोबारा से देखें। अफेक्टिव सेंटेंसेस आप लोगों ने क्रिएट करने हैं। हर जो सेंटेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए, ये लाजमी होता है। यानी कि कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर सब्जेक्ट यानी कि नाउन या नाउन के इक्विवेलेंट कोई लफ्ज है जैसे कि प्रोनाउन वगैरह वो होना चाहिए, और दूसरा उसके अंदर प्रेडिकेट होना चाहिए यानी कि वर्ब और वर्ब से रिलेटेड कोई जो लफ्ज होते हैं वो होने चाहिए। सेंटेंसेस की 3 टाइप्स होती हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से इसको माइंड में बिठाना है। सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, वो सेंटेंस जिसका एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है, यानी कि एक ही नाउन और एक ही वर्ब होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है। आपको वो एमसीक्यूज दे देते हैं, बताते, वो कहते हैं कि बताएं इसमें से सिंपल सेंटेंस कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज्ड इन द पास्ट ईयर। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट्स क्या है, जब प्रॉफिट्स यानी कि नफा जो है वो एक ही सब्जेक्ट यूज हुआ है ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे होता कि प्रॉफिट्स एंड अर्निंग्स तो फिर क्या होता, हमारे सब्जेक्ट 2 हो जाते, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक ही है। उसके बाद हैव इंक्रीज्ड इन द पास्ट ईयर, यानी कि प्रॉफिट्स बढ़े हैं, तो एक ही प्रॉफिट के इंक्रीज होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या है, एक ही है। अगर ये होता कि इंक्रीज्ड और साथ में कोई और लफ्ज अगर यूज हुआ होता तो इसका मतलब था कि 2 वर्ब इस्तेमाल हो गए होते, 2 प्रेडिकेट होते, तो फिर भी हमारा सेंटेंस सिंपल ना होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट है तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट थॉट्स होती हैं, रिलेटेड थॉट्स होती हैं। इंडिपेंडेंट थॉट का क्या मतलब होता है, एक सेंटेंस है उसमें एक बात कह दी गई है, कॉमा लगा के आगे दूसरी बात कह दी गई है, ठीक है। अब कॉमा से पहले वाला सेंटेंस अगर आप लोग हटा दें, फिर भी अगर कॉमा के बाद वाले सेंटेंस की बात आपको पूरी समझ आ रही है तो उसका मतलब क्या है, वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस का एक हिस्सा जो कॉमे वाला, जो कोई भी एक शुरू वाला या आखिर वाला अगर आप लोग हटा देते हैं, बाकी सेंटेंस जो पीछे रह गया है अगर उसकी आपको समझ नहीं आ रही
इसका मतलब क्या है, वो कौन सा सेंटेंस है, वो डिपेंडेंट सेंटेंस है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि उसको खुद को मतलब समझाने के लिए दूसरे सेंटेंस की जरूरत थी, आपने दूसरा सेंटेंस उसके साथ से हटाया तो उसकी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही बात। तो यहाँ पे जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो ये होता है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट थॉट्स होती हैं, यानी कि अगर आप उसमें से कोई भी थॉट हटा देते हैं तो दूसरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद एक होता है कम्प्लेक्स सेंटेंस, ये तीसरी टाइप होती है। कम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और साथ में एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होती है। ये आप लोगों के एमसीक्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों सेंटेंसेस। अब इसमें एक वो क्लॉज होगी जो कि इंडिपेंडेंट होगी, उसको खुद को अपना मानी वाला करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज या दूसरे सेंटेंस के हिस्से की जरूरत नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लास भी होगी, यानी कि वो इंडिपेंडेंट क्लास या जो दूसरा सेंटेंस है उसकी वो मोहताज होगी अपना मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ये भी आप लोगों ने बात याद रखनी कि कम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लास एक ही होती है, लेकिन डिपेंडेंट क्लासेस एक या एक से ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेंटेंस स्टाइल की अब हम लोग बात करते हैं। आपने जब रिवाइज कर रहे हैं तो बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटे सेंटेंसेस में तोड़ दें। एक्टिव सेंटेंसेस आप लोगों ने इस्तेमाल करने हैं। अगर पैसिव सेंटेंसेस यूज करते भी हैं आप लोग, तो आप लोग उन जगहों पे इस्तेमाल करें जहां पे अगर आप लोगों ने कोई बैड न्यूज सुनानी है अगले बंदे को, ठीक है। और अपने खुद को आप लोग बैकग्राउंड पे रखें, इम्पर्सनल टोन क्रिएट करें। आई, मैंने ऐसे किया, मैं वो, मैं ये चीजें आप लोगों ने इसके अंदर यूज नहीं करनी। उसके बाद अननेसेसरी जो वर्ड्स और फ्रेजेस हैं उसको आप लोग खारिज कर दें। इनएफिशिएंट फ्रेजेस हैं या कोई फजूल बातें की हुई हैं, कोई गैर जरूरी प्रोनाउंस और आर्टिकल्स अगर आप लोगों ने कोई बीच में बताए हुए हैं तो उसको भी आप लोग एलिमिनेट कर दें। जो आप लोगों के की पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आप ज्यादा जोर दें। सेंटेंस का कोई भी हिस्सा जहां पे आपने जोर देना होता है तो उसको आप लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेंटेंस के वो हिस्सा जिस पे आपने एम्फेसाइज करना है, किसी पॉइंट को एम्फेसाइज करना है, आपने उसकी ज्यादा आपने बताना है अगले बंदे को कि ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहला तरीका तो ये है कि गिविंग देम मोर स्पेस, यानी कि उस पर आप थोड़ी लंबी बात करें। जो बात आप लंबी कर देते हैं तो अगले बंदे को पता चल जाता है कि ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो सेंटेंस का हिस्सा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको या तो आप सेंटेंस के शुरू में रखें या सेंटेंस के एंड पे रखें, ठीक है। और तीसरी बात ये कि आप उसको सेंटेंस का उन्वान बना दें, सब्जेक्ट बना दें। जो भी आपकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दें, उन्वान बना दें, ठीक है। उसके बाद आपने ये तो हम लोगों ने देखा कि सेंटेंसेस आपने ऐसे करने होते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले क्या बात की थी, हम लोगों ने वर्ड चॉइस की बात की थी कि आप लोगों ने किस तरह से लफ्जों को चुनाव करना होता है। लफ्जों के बाद फिर हम लोग सेंटेंस की तरफ आए थे। हमने सेंटेंस के ऊपर बात की कि सेंटेंस आपने जब स्ट्रक्चर करना होता है तो 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। आपके सेंटेंस का ये स्टाइल होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, ठीक है। आपने सेंटेंस में इंपॉर्टेंस कहाँ देनी है, वो आप लोगों ने कैसे लिखना है, अननेसेसरी वर्ड्स फ्रेजेस को कैसे एलिमिनेट करना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लिख ली। अब वर्ड चॉइस भी होगी, उसके बाद सेंटेंस भी होगा। अब आगे हम आ जाते हैं पूरे पैराग्राफ्स के ऊपर। पैराग्राफ जब आप लोग लिखना है तो आपने कोहेरेंट पैराग्राफ लिखने हैं। आपके पैराग्राफ के अंदर एक तो टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, फिर उसके बाद रिलेटेड सेंटेंसेस होने चाहिए और ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होने चाहिए। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स का मतलब ये है, पूरा आप लोग पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, पहला आप लोगों ने सेंटेंस लिखा तो फर्स्टली यानी कि सबसे पहले ये बात, उसके बाद अगला आपने सेंटेंस लिखना है, देन का लफ्ज इस्तेमाल करें। जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं ना, इस तरह से उनका आप लोग इस्तेमाल करें, बिकॉज, बट, वाई, इस तरह से। अब पैराग्राफ डेवलप करने के 5 तरीके होते हैं, ये भी आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। इलस्ट्रेशंस यानी कि एग्जांपल्स का इस्तेमाल करें, टेबल्स का इस्तेमाल करें, समरीज का इस्तेमाल करें, ग्राफ्स का, चार्ट्स का इस्तेमाल करें। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट यानी कि चीजों के दरमियान सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दिखाएं। कॉज एंड अफेक्ट बताएं कि किस चीज ने कौन सी दूसरी चीज की वजह बनी। क्लासिफिकेशन यानी कि डिफरेंट चीजों को आप क्लासिफाई करें। प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस वगैरह बनाएं, आप लोग बताएं। इस तरह से आप अपने पैराग्राफ को डेवलप कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने उन्हें वर्ड चॉइस पे बात की, फिर हम लोग सेंटेंस की तरफ आ गए। जब बहुत सारे सेंटेंस मिले तो हम लोगों ने ये देखा कि पैराग्राफ्स को हम लोगों ने कैसे लिखना है। अब पैराग्राफ भी जब आप लोगों ने लिख लिया तो उसके बाद आ जाते हैं कि आप लोगों ने पूरे डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कैसे करना है।
डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए आप डिजाइन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, आप वाइट स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, मार्जिन्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं, आपने कौन सी कहाँ से कुछ जगह छोड़ के अगली चीज आप लोगों ने स्टार्ट करनी है उसका आप लोग इस्तेमाल करते हैं। डिजाइन एलिमेंट्स में आप लोग हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, आप कैप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका रीडर क्विकली जल्दी आप लोगों सारे कंटेंट को आइडेंटिफाई कर सकता है। आप टाइप फेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपके लेटर का डिजाइन क्या होगा। आप टाइप स्टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप जो फॉन्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप लोग ये ABCD अल्फाबेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका क्या स्टाइल होगा। टाइप फेस जो आप लोगों ने इस्तेमाल करनी होती है, यानी कि आपने डिजाइन किस तरह से रखना है। आप टेक्स्ट के लिए टाइम्स रोमन इस्तेमाल करें, सेरिफ टाइप फेस इसको बोला जाता है। उसके बाद हेडिंग्स के लिए आप हेल्वेटिका जो है ना वो इस्तेमाल करें, इसको सैंस सेरिफ टाइप फेस बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के हिसाब से। उसके बाद डिजाइन डिसीजंस, जब भी आप लोग डिजाइन्स आप लोग चूज कर रहे हैं तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, कोई भी डिजाइन आप लोग चूज कर रहे हैं उससे आपके मैसेज के अंदर कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, डिटेल भी आप लोग प्रोवाइड करना चाहें तो वो भी होनी चाहिए, रिस्ट्रेंट का भी आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। ये भी आप लोगों ने कर लिया, वर्ड चॉइस हो गई, सेंटेंस, उसके बाद पैराग्राफ्स, फिर अपने पूरे डॉक्यूमेंट को किस तरह से डिजाइन करना है, क्या आप लोगों ने स्टाइल रखना है, वो भी हो गया। उसके बाद आखिर पे आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीड करें, यानी कि आप ग्रामर और स्पेलिंग्स वगैरह को आप लोग चेक कर लें। और उसके बाद आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है कि अगर आप लोगों ने डिटेल और फॉर्मेट की तरफ तवज्जो नहीं दी होती, तो इन चीज़ों को आप लोग एक दफ़ा दोबारा से देख लें। अब आप लोगों ने इस लेक्चर में ये बात याद रखनी है कि वर्ड चॉइस में आप लोगों ने किन बातों का ख्याल रखना है, सेंटेंस में किन बातों का ख्याल रखना है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ्स में आप लोगों ने किन बातों का ख्याल रखना होता है, पैराग्राफ के 3 एलिमेंट्स और इसके 5 वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप लोगों ने जब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होता है तो उसमें डिजाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेरिफ टाइप फेस, सैंस सेरिफ टाइप फेस, और आप लोगों ने डिजाइन करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। इसमें आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें यही मेन बातें थी। पूरा के पूरा लेक्चर आप लोगों को याद तो हो गया होगा, लेकिन फिर भी जो मैंने हाईलाइटेड किया है उसको आप लोग एक दफ़ा रीड कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच एंड